नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। पूरा विश्व धार्मिक विविधताओं से भरा हुआ है। ऐसे में धर्म को कभी कभी एक ऐसा कारक मान लिया जाता है जो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। लेकिन भारत में हो रहे G20 में धर्म को एक यूनिफाइंग फैक्टर के रूप में देखा जा रहा है, यानी एकजुट करने वाले कारक के तौर पर देखा जा रहा है। और यही वजह है कि इंटरफेथ फोरम भी आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग परस्पर मिलकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे एक तरह से एक स्पिरिचुअल इकोलॉजी बन सकती है, किस तरह से जो है वो अंतरधार्मिक संवाद के ज़रिए पूरे विश्व में एकता स्थापित की जा सकती है, विकास किया जा सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम रसूल दहलवी जी, जो कि धार्मिक मामलों के जानकार हैं। दहलवी जी, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। जी, जब हम इंटरफेथ फोरम की बात करते हैं तो इसकी महत्ता कितनी बढ़ जाती है, ख़ास तौर से G20 के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो? G20 के संदर्भ में IF20 यानी इंटरफेथ फोरम का संगठन आज इसलिए बहुत अहम हो गया है क्योंकि एक ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया में धर्म को कॉन्फ्लिक्ट का कॉज माना जा रहा है, रिलीजन को क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का माध्यम माना जा रहा है, और जब भी जियोपॉलिटिकल या पॉलिसी लेवल डिस्कशंस ग्लोबल फोरम्स पे होते हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या फिर दूसरे बड़े बड़े फोरम्स हों, वहाँ रिलीजन को, धर्म को या तो कम्प्लीटली ओवरलुक कर दिया जाता है या फिर उसे एक नेगेटिव फैक्टर के तौर पे रखा जाता है। ऐसे वक्त में भारत ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया कि हम धर्म को कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि यूनिफाइंग फैक्टर, यानी पूरी दुनिया में, पूरे संसार में इकाई को, वननेस को, वहदत को फ़रोग़ देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हम रिलीजन को न सिर्फ ये कि रिकग्नाइज़ करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, बल्कि IF20 के ज़रिए, इंटरफेथ फोरम के ज़रिए पूरी दुनिया को ये संदेश देते हैं कि आइए हम अपने धर्मों को, अपनी संस्कृतियों को, अपने कल्चर्स को, अपने सिविलाइजेशंस को एक दूसरे से अलग करने का नहीं बल्कि एक दूसरे को जोड़ने का माध्यम बनाएं। इस संदर्भ में G20 का पार्ट IF20 बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी, यदि हम इसे वैश्विक स्तर पर देखें तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत तो खुद एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। हम सब जो है वो एक दूसरे के साथ रहने का हमें बड़े लंबे समय से अनुभव है। एक दूसरे की जो संस्कृति का विलय जो है वो इतनी खूबसूरती से हुआ है कि वो एक हिंदुस्तानी संस्कृति में तब्दील हो चुका है। लेकिन जो पूरे विश्व को हम देखते हैं तो आप कैसे देखते हैं, कहाँ कमी है जिसको पूरा किया जा सकता है जब हम एक इंटरफेथ फोरम के ज़रिए? मुझे वो शेर याद आ रहा है कि तेरे मैं कदे में कमी है क्या, जो कमी है ज़ौक़े तलब में है। यानी कमी तो बिल्कुल नहीं है, द वर्ल्ड हैज़ एनफ टू ऑफर अस, लेकिन कमी हमारे ज़ौक़ में है, हमारी सोच में है। और जब हमारी सोच छोटी हो जाती है तो हम तफ़रक़े की बात करते हैं, अलग होने की बात करते हैं, एक्सक्लूसिविज़म की बात करते हैं, इंक्लूसिविटी से दूर हो जाते हैं। आप देखिए G20 का मेन थीम क्या है, हम आप सब जानते हैं। आज पूरी दुनिया में एक नारा बन चुका है वसुधैव कुटुंबकम, और वसुधैव कुटुंबकम जो G20 का मूल सार है, मेन थीम है, ये दरअसल कोई नई बात नहीं है। ये महाउपनिषद का श्लोक है जिसकी शुरुआत ही ऐसे होती है कि जो छोटी सोच के लोग हैं वो ये बात करते हैं कि ये पराया है और ये रिश्तेदार है, लेकिन सच ये है कि सारा संसार ही एक परिवार है। संपूर्ण वसुधा जो है वो पूरी पृथ्वी जो है वो हमारा कुटुंब है। एग्जैक्टली, वसुधैव और कुटुंबकम, ये जो दो शब्द हैं कि वसुधैव यानी धरती, ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा कुर्रे अर्ज़, पूरी कायनात, और कुटुंबकम फैमिली, कुंबा। अब आप देखें जो महाउपनिषद का ये श्लोक है, हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड द यूनिवर्सल विजडम एंड द यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी। इस्लाम में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है जो
हम सब जानते हैं अल खल्क़ व आयालुल्लाह, कि अल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है। ऑल मैनकाइंड इज़ वन फैमिली ऑफ गॉड। अब आप इसको देखें, वसुदैव कुटुम्बकम, वन फैमिली, वन अर्थ, वन वर्ल्ड, वन फ्यूचर। तो ये पूरी दुनिया के अंदर जो एक यूनिवर्सल विजडम होनी चाहिए, यूनिवर्सल वैल्यू होनी चाहिए, उसका स्रोत है, इसका सोर्स है, ये मज़दर है, सरचश्मा है। और मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये बात बताना चाहूँगा कि हमारे भारतीय संसद का जो प्रवेश कक्ष है, जो एंट्रेंस है, वहाँ पे वसुदैव कुटुम्बकम है। और जब यूनाइटेड नेशन आप जाते हैं, और मुझे जाने का मौका मिल रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जब आप न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर्स में जाते हैं, वहाँ भी एंट्रेंस वॉल पे एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक है जो फ़ारसी में है, जिसे ईरान के बहुत बड़े सूफ़ी दार्शनिक, सूफ़ी शेख और सूफ़ी पोइट शेख सादी शिराज़ी ने कहा है। क्या कहा है उन्होंने कहा है कि बनी आदम आज़ाए यक दीगरंद। और जो यूनाइटेड नेशन के वॉल पे है, जिसका ट्रांसलेशन है कि ऑल चिल्ड्रेन ऑफ एडम, बनी आदम, आर वन लिम्ब लाइक लिम्स ऑफ वन बॉडी। कि अगर पूरी दुनिया, पूरे इंसान और पूरी मखलूक जो हैं, वो एक जिस्म के मुख्तलिफ़ जो हिस्से हैं उसकी तरह हैं, जिस्म के उज़्व की तरह हैं, हिस्सों की तरह हैं, कि अगर किसी एक हिस्से में भी दर्द होता है तो दूसरे हिस्सों को भी उस दर्द का एहसास होता है। और इफ़ यू डू नॉट फील द पेन एंड सफरिंग ऑफ अदर्स, यू डू नॉट डिज़र्व टू बी कॉल्ड अ ह्यूमन बीइंग। ये शेख सादी कहते हैं। इसका सार कहाँ से आ रहा है? वसुदैव कुटुम्बकम से आ रहा है। वही बात जो वसुदैव कुटुम्बकम में कही गई है, वही बात बनी आदम की नज़्म में भी कही गई, जो यूएन के एंट्रेंस वॉल पे है, और वही हमारे इंडियन पार्लियामेंट के भी एंट्रेंस पे वही चीज़ है। इसको बार बार रिपीटेडली दुनिया में दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और मैं ये बात भी अर्ज़ कर दूं कि एक तरफ वेस्टर्न और कम्युनिस्ट एज़ वेल एज़ जो दूसरे दुनिया के जो सिविलाइजेशनल पावर्स हैं, उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि इस पूरे संसार को, पूरी दुनिया को और यहाँ की कॉस्मोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के खातिर। यही हाल है चाइना का। चाइना ने एक नारा दिया, वन बेल्ट वन रोड, जिसको वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तौर पे देखा जाता है। और चाइना ने ये क्लेम किया कि हमने ये सबसे पहले नारा दिया है, और इंडिया ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का हमसे बोरोव किया है। हकीकत ये है, इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है कि हमने उनसे लिया है। ये तो वसुदैव कुटुम्बकम महाउपनिषद का श्लोक है, कितना पुराना और एंशंट स्क्रिप्चर है। लेकिन उन्होंने भारत हिंदुस्तान की जो मूल में है ये तो एग्जैक्टली लेकिन उन्होंने ये जो वन बेल्ट वन रोड का जो नारा दिया, कितना इकोनॉमिकली ड्राइवन है, कितना स्वार्थ पर मबनी है, कितना सेल्फिश है कि वो बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट की, क्योंकि वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव इज़ ऑल अबाउट देयर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। तो इसमें भौतिकवाद है, इसमें उनका आर्थिक जो है वो इंटरेस्ट जो है वो छिपा हुआ है। इससे ये उनकी तिजारत है, ये उनका ट्रेड है, ये उनकी मईशत है, उनका इक़्तिसाद, और उनकी आपने कहा भौतिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसके अंदर जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम फैमिली की बात करते हैं, वन फैमिली, क्या हम अपने फैमिली मेंबर से किसी तरह का स्वार्थ रखते हैं? बिल्कुल, परोपकार की भावना है। वसुधैव कुटुम्बकम के भीतर सिर्फ परोपकार की भावना है। हम किसी से कुछ चाहते नहीं, हम सिर्फ आपका भला चाहते हैं। जब हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो वो इसका ही एक हिस्सा है। एग्जैक्टली अगर हम अपने ही फैमिली मेंबर से, अपने ही कुटुम्बकम से और अपने ही परिवार और अपनी ही फैमिली से कुछ लाभ और कुछ यानी उदारता से उठ करके अपने स्वार्थ की बात करें, तो फिर वो हमारे फैमिली मेंबर्स कहाँ रहे? बिल्कुल, यानी विशुद्ध रूप से निस्वार्थ प्रेम जिसको कहते हैं, निस्वार्थ भाव से परोपकार की भावना से प्रेरित है ये वसुधैव कुटुम्बकम, यदि हम कहें तो। एब्सोल्युटली। तो ये वो कमी है, ये वो जो छोटी सोच है कि अपने स्वार्थ के लिए
दूसरे मुल्कों, दूसरी कंट्रीज़, पड़ोसी मुल्कों का से फ़ायदा उठाया जाए। यही वो कमी है जो आपने पूछा कि क्या कमी है जिसे ये पूरा कर रहा है। तो इसी कमी को पूरा करने की तरफ एक पहल है, एक कदम है। आपने देखा कि भारत ने बड़े से बड़े संकट में अपने न सिर्फ अपने पड़ोसी मुल्कों बल्कि दूर दराज के तुर्की के ऊपर जब इतनी बड़ी आपदा आई, इतना बड़ा संकट आया, हर तरह का संकट आया, इकोनॉमिक रिसेशन आया, ऐसे में उनको मदद पहुंचाई। जब कोरोना आया तो कोरोना में भी भारत ने अगर चाहा होता तो फिर अपने वैक्सीन्स को, अपने ऑक्सीजन्स को और अपने कोविड वैक्सीनेशन को इस्तेमाल करता, उसे महंगा करके बेचता, लेकिन उसने हरगिज़ ऐसा नहीं किया। चाहे उसने बांग्लादेश को भेजा हो या फिर तुर्की को भेजा हो या और दूसरी कंट्रीज़ को भेजा हो, इवन अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक को भारत ने इस जज्बे के साथ भेजा कि हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, मानवता की खिदमत कर रहे हैं। पूरी मानवता को अपना कुटुंबकम समझ के भारत ने ये करके दिखाया कि वसुधैव कुटुंबकम का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या होता है। जी धैर्य जी, इससे हम अगर हम इसको और विस्तार से देखें तो भारत के भीतर जिस तरह से हमारे यहाँ इतने सारे धर्म हैं और सभी धर्मों में कहीं ना कहीं देने की भावना है। एक तरह का ये है कि आपके भीतर संतोष होना चाहिए। जैसे हम जैन धर्म की बात करते हैं तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इन चीज़ों का कुछ समय के लिए त्याग कर दीजिए, अपने ऊपर हम कितना नियंत्रण कर सकते हैं। तो सभी धर्मों में है ये कि हम अपने ऊपर कितना नियंत्रण कर सकते हैं, कितना हम गिविंग, जब रमज़ान आते हैं तो क्या होता है कि कितना हम दान करते हैं, कितना हम लोगों का ख्याल रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि धर्म के मूल में तो परोपकार है। एब्सोल्युटली। और भारत के भीतर जो है वो स्पिरिचुअलिटी जो है, ये आध्यात्म जो है वो यहाँ की संस्कृति में रचा बसा है। Exactly. अब जब हम इंटरफेथ फोरम यहाँ पर G20 के उसमें हो रहा है तो आपको लगता है कि पूरे विश्व में इसका असर होगा? पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इसकी कमी नज़र आती है। जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दिया एक देश का, क्या दूसरे देशों की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर धर्म को लेके जैसे तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है और उसमें और अंतर्धार्मिक जो है विश्लेषण, इन दोनों में क्या फ़र्क है? थोड़ा सा विस्तार से हम आपका जवाब चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि एक बहुत मशहूर हदीस है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। हमेशा देने वाले बनो। यही बात हमारी भारतीय संस्कृति में रही कि दान देने वाले बनो, लेने वाले ना बनो। और पूर्वजों में ये बात रही, ऋषि मुनियों ने ये बात कही और बड़े बड़े शास्त्रियों ने हमेशा, बड़े शास्त्रियों ने देने वाले बनने की बात कही। भारत ने हमेशा दुनिया को दिया है, चाहे वो धर्म की बात हो या आर्थिक मदद की बात हो, ज्ञान हो या ज्ञान की बात हो, नॉलेज की बात हो, किसी भी तरह की कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो। आप ये देखें, वर्ल्ड रिलीजन्स जो दुनिया के बड़े बड़े मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स हैं वो भारत ने दिए हैं। चाहे और दिया है और अपनाया भी है और छीना किसी से कुछ नहीं है। दिया भी, हिंदुइज्म दिया, बुद्धिज़्म दिया, जैनिज़्म दिया, सिखिज़्म दिया। और शेल्टर लेने के लिए लोग यहाँ बहाई आए। जब उनका परसिक्यूशन ईरान में हुआ पारसियों का, तो उन्हें शेल्टर हिंदुस्तान ने दिया, भारत ने दिया। दूसरे बहुत सारे और मिसालें मिल सकती हैं। और इसी तरीके से जुडाइज़्म को भी जब दुनिया में परसिक्यूट किया गया, जूस को हिटलर के दौर में, तो हिंदुस्तान में आके वो बसे। और एक ऐसे वक्त में जब यहाँ पे इस्लाम भी नहीं पहुँचा था, उस वक्त जूस यहाँ पहुँच चुके थे केरला के तट पे। फिर क्रिश्चियंस भी यहाँ बड़ी तादाद में आए। मुस्लिम्स तो आए ही, सेंट्रल एशिया से आए, वेस्ट एशिया से आए, अरबी आए, फ़ारसी आए, तुर्की आए। तो उनको ऐसा अपनाया कि जैसा कि मैंने कभी अर्ज़ किया था कि एक ईश्वरवाद के मानने वाले बहुत सारे बुतों के मानने वालों के साथ बिल्कुल मिल गए। अब आइए बात करते हैं इस संदर्भ में कि ये जो कॉन्सेप्ट है रिलीजन्स की, जो अंडरस्टैंडिंग दुनिया भर में, उसके दो दृष्टिकोण हैं। एक है वेस्टर्न दृष्टिकोण और एक ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म। तो जो वेस्टर्न कंस्ट्रक्शन है रिलीजन का, वो है कंपैरेटिव रिलीजन। ये बहुत फेमस है, एकेडमिक डिस्कोर्स में ये बात आई है। अच्छा।
कंपैरेटिव रिलीजन इसे कहा जाता है। इस नाम से हमारी यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट्स हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में डिपार्टमेंट है, पंजाबी यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम कंपैरेटिव रिलीजन रखा गया क्योंकि वेस्टर्न एकेडेमिया में कंपैरेटिव रिलीजन उसे कहा जाता है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, हमारे भारत में ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। हमने कभी भी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश नहीं की, तुलना करने की कोशिश नहीं की। ये धर्म बड़ा है, ये धर्म छोटा है, इस धर्म से का ये मकाम है और इस धर्म का ये नीचा मकाम है, ऐसा ऊंच नीच की बात नहीं की, बल्कि हमने इंटरफेथ स्टडीज़ की बात की, अंतर धार्मिक अध्ययन की बात की। तो इंटरफेथ स्टडीज़ एक ईस्टर्न और ह्यूमनिस्टिक एज वेल एज सांस्कृतिक जो कॉन्सेप्ट है इंडिया का, वो इगैलिटेरियन है, वो सबको वो समानता की बात करता है, वो स्पिरिचुअल वननेस की बात करता है, वो आध्यात्मिक एकता की बात करता है, वो धार्मिक इकाई की बात करता है। जबकि कंपैरेटिव रिलीजन कंपैरिजन की बात करता है, कंपटीशन की बात करता है और तुलना की बात करता है। इसलिए आपके शो में मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँ कि यूनिवर्सिटीज़ को रिकंसिडर करना चाहिए इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को, और अपने डिपार्टमेंट्स को रीनेम करना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ या सेंटर फॉर कंपैरेटिव रिलीजन से सेंटर फॉर इंटरफेथ स्टडीज़, क्योंकि वहाँ एक आकार हो जाता है, फिर एक आकार हो जाता है। जी, एब्सोल्युटली। हम बैनुल मज़ाहिब मुकालमा की बात करते हैं, अंतरधार्मिक संवाद की बात करते हैं। हम मुकालमा यानी डायलॉग की बात करते हैं, मुनाजरा यानी डिबेट और डिस्कोर्ड की बात नहीं करते। तो इस वजह से ये इंटरफेथ फोरम IF20 बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। इस दिशा में एक नई नई दिशा दिखाने के लिए और इस दशा को, जो बिगड़ी हुई दशा है, उसको सुधारने में आई थिंक इंटरफेथ फोरम का बहुत बड़ा रोल। और मैं ये अर्ज़ कर दूं, मैं ये बता दूं साथ ही साथ कि इंटरफेथ फोरम 20 जिसके अंदर इंटरफेथ एसोसिएशन भी है, जिसके अंदर शेयर्ड अलायंस फॉर शेयर्ड वैल्यूज़ और बहुत सारे, मेरा ख़्याल है हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी मेजर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, थॉट लीडर्स हैं, और उनमें ख़ास तौर पे जो विमेन स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, फीमेल फेथ लीडर्स हैं, उन सबको इनवाइट किया गया है, जो 5 सितंबर टू 7 सितंबर जारी है। और इससे पहले लोटस टेम्पल में जुलाई या अगस्त में इसका आयोजन किया गया था। और अब आखिरी जो IF20 मनाया जा रहा है, आयोजित किया गया है, वो पुणे में किया गया है, जहाँ मुझे भी इनवाइट किया गया था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस आई कुड नॉट ट्रैवल। तो ये जो IF20 है, ये दरअसल G20 का पार्ट है, इंडिया का इनिशिएटिव है। इससे पहले इंडिया ही के इनिशिएटिव पे इंडोनेशिया में R20 का आयोजन किया गया। R20 रिलीजन 20 जो बाली में G20 लास्ट ईयर में इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी में हुआ, वहाँ R20 इंडिया की ही इनिशिएटिव और इंडिया की ही शराकत और पार्टनरशिप में ये किया गया। और हमने देखा कि हिंदू, सिख, ईसाई और यहाँ तक कि अल अज़हर यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्कॉलर्स और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सरबराह डॉक्टर अली ईसा, मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अली ईसा भी तशरीफ़ लाए थे। वहाँ से जो मैसेज दिया गया था, उस मैसेज को इंडिया ने पर्कुलेट डाउन किया। फिर हमारे सामने 2 बड़े इवेंट हुए उसी R20 के फ़ौरन बाद, कुछ ही दिनों के बाद। एक तो इंडिया और इंडोनेशिया डायलॉग हुआ, फिर उसके बाद फिर डॉक्टर अलीसा का जो दौरा हिंदुस्तान हुआ। इन सब में एक मैसेज बहुत ही क्लियरली, कैटेगोरिकली दिया गया कि अपनी परंपराओं के साथ साथ एक प्रगतिशील सोच, एक उदारवादी सोच और एक सुधारवादी सोच को अपनाया जाए। और ये काम सारे रिलीजियस लीडर्स का है, हर धर्म के मजहबी गुरुओं और रहनुमाओं का है। और उनमें ख़ास तौर पे विमेन लीडर्स का एक बड़ा मकाम है। अगर वो चाह लें तो फिर वो, जैसे हमारे एंशिएंट ट्रेडिशन में देवियों का जो कॉन्सेप्ट था, डिवाइन फीमेल फिगर्स हुआ करती थी, आज दोबारा से विमेन लेड फेथ लीडरशिप कायम की जा सकती है। और IF20 में ये एक बहुत ही शानदार
मिसाल कायम की गई है। जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि अपनी परंपराओं को कायम रखते हुए अंतर धार्मिक संवाद जो अभी हो रहा है और उसमें महिलाएं भी जो हिस्सा ले रही हैं, उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब हम विश्व शांति की बात करते हैं तो वहाँ महिलाओं की उपस्थिति और महिलाओं के साथ जो एक विचार विमर्श किया जाता है वो अभी शायद बहुत आगे नहीं पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब जब इसकी शुरुआत हो चुकी है तो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो हर स्तर पर बढ़ेगा पूरे विश्व में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक बदलाव है एक तरह से। तो किस तरह से इसको आप देखते हैं, आगे फ्यूचर कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ये अर्ज़ कर दूं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर एक तरफ फेथ लीडर्स मेल ओरिएंटेड या मेल डोमिनेटेड जो हमें दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी तादाद में एक इम्पॉर्टेंट रोल है फीमेल फेथ लीडर्स का, हर कंट्री में, हर मज़हब में, हर धर्म में और हर समाज में। मगर उन्हें उनका रोल रिकग्नाइज़ नहीं किया गया। हम ये तो बहुत जानते हैं कि हम साधुओं के बारे में तो बहुत जानते हैं, गुरुओं के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन साध्वियों के बारे में कम जानते हैं। हम आलिमों के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन आलिमात के बारे में कम जानते हैं। हम शेखों मुर्शिदों के बारे में बहुत जानते हैं, मुर्शिदात स्पिरिचुअल लीडर्स, फीमेल स्पिरिचुअल लीडर्स, गाइड्स के बारे में कम जानते हैं। हम ये बहुत जानते हैं कि सूफिया इकराम हैं, सूफ़ी मशाइख हैं, सूफ़ी सेंट्स हैं, लेकिन सूफ़ी ख़वातीन हैं, ये बहुत कम जानते हैं। इस वजह से IF20 में मेरा ख़्याल है इस पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मेरा ख़्याल है ये हो रहा है। और इसको आप स्पिरिचुअल इकोलॉजी से भी जोड़ के देखें कि जब हम बात SDGs के करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि G20 का सार है, मूल है, तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में स्पिरिचुअल इकोलॉजी वेल एम्बेडेड है। और स्पिरिचुअल इकोलॉजी है क्या? स्पिरिचुअल इकोलॉजी एक तरह से आध्यात्मिकता की बुनियाद पर इकोलॉजी को, माहौलियात को, मौसमियात को, इंसानी जो कॉस्मोल हयातियात हैं, इन सब को आगे बढ़ाना, बेहतर बनाना, अलग ना होकर, एकाकार होकर, सम्मिलित तौर पर आगे बढ़ना, हमारे पूरे पर्यावरण को आध्यात्मिकता के बेस पे आगे साफ करना, बेहतर बनाना। बिल्कुल। और इंसान की पूरी छवि को, इंसान की और पर्यावरण जो आज परागंदा हो गया है, उसको साफ करना। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है इको फेमिनिस्ट इकोलॉजी। इको फेमिनिस्ट इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई वेस्टर्न कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो कोई फेमिनिज्म की बात नहीं है, बल्कि वो बात ये है, इसका सबसे अहम पहलू ये है कि ये एंशिएंट ट्रेडिशंस में, हमारी प्राचीन जो संस्कृतियों में जो विमेन का जो महत्व था, जो मकाम था, जो स्थान था, उसको रिवाइव करने की एक कोशिश है। उसमें ये कहा जा रहा है कि दुनिया के हर सिविलाइजेशंस पे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या मिस्र के सिविलाइजेशन में, या मेसोपोटामिया में, इराक़ में, बाबिल में, नैनवा में, अरेबिक, इवन प्री इस्लामिक अरेबिक सिविलाइजेशन में, या इवन ज़ोरेस्ट्रियन के कल्चर में, ईरानियन, पारसी, फ़ारस के कल्चर में, विमेन का जो स्पिरिचुअल स्टेटस था, जो डिवाइन फिगर मकाम था, उसको रिवाइव किया जाए। मिसाल के तौर पे इजिप्ट में एक बहुत ही मशहूर गॉडेस थी, उनका नाम है माअत। माँ हम यहाँ कहते हैं, वहाँ अरबी में माअत कहा जाता है। तो माअत एक गॉडेस ऑफ जस्टिस, गॉडेस ऑफ ट्रुथ एंड गॉडेस ऑफ बैलेंस एंड ऑर्डर, वो है माअत। आज बहुत कम मिस्री मुसलमान जानते होंगे कि उनके यहाँ कोई ऐसी गॉडेस हुआ करती थी। इट वाज नॉट अबाउट एनी डेइटी, डिवाइन डेइटी, बट इट वाज अबाउट अ सिंबॉलिक गॉडेस, जो
डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी और पीस का सिंबल मानी जाती थी। और उन्हीं के नाम से एक बहुत मशहूर वहाँ का NGO है, माअत लिस्सलाम व तन्मिया, विच मीन्स माअत फॉर डेवलपमेंट एंड पीस एंड ह्यूमन राइट्स, जो यूनाइटेड नेशन में बहुत सक्रिय है, सरगर्म है, एक्टिव है। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सिविलाइजेशन में जो फीमेल डिविनिटी थी मात के ज़रिए जिसको जाना जाता है, उसको रिवाइव किया जाए हमारे कल्चर में, हमारे माशरे में। और सिर्फ जो वेस्टर्न कंस्ट्रक्शन है विमेन का कि वो उन्हें सिर्फ सेल्फिश और पॉलिटिकली मोटिवेटेड या इकोनॉमिकली ड्राइवन उनमें देखा जाए, वैसा ना किया जाए। यही कोशिश दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हो रही है। हिंदुस्तान में तो इसकी बेशुमार मिसालें हैं कि जो यहाँ देवियों का जो कॉन्सेप्ट रहा है वो ज़बरदस्त रहा है। तो यही है फेमिनिस्ट इकोलॉजी, या मैं ये कहूँगा इको फेमिनिस्ट इकोलॉजी। इसको रिवाइव करने की कोशिश हो रही है, जिसका असर G20 पे भी और IF20 पे भी हमें देखने को मिलेगा। G20 में जो ख़ास तौर से कहा जा रहा है कि विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, यानी कि महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास, तो वो जो है वो हमें ज़मीनी स्तर पर जो है उसको लाना होगा सबकी कोशिशों से, और पूरी दुनिया में इसे लाना पड़ेगा। सवाल ये है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ महिलाएं नेतृत्व में हैं, वहाँ आप क्या फ़र्क देखते हैं बनिस्बत इसके कि जहाँ पुरुष नेतृत्व में है? ये कोई ऐसा पुरुष या महिलावादी सवाल नहीं है, पर ये एक, चूँकि आपने अभी बात कही कि बैलेंस, एक तरह से डेवलपमेंट की बात है वहाँ पे, वहाँ पीस की बात है, तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं की भूमिका वहाँ ज़्यादा होती है? देखिए, G20 ने जो W20 का आयोजन किया, उसने एक बहुत बड़े मिसकॉन्सेप्शन को क्लियर करने की कोशिश की। वो ये है कि वो ज़माना चला गया जब महिलाओं की भूमिका को विश्व नेतृत्व में, वर्ल्ड लीडरशिप में अंडरप्ले किया जाता था और नज़रअंदाज किया जाता था। अब वो ज़माना है कि जहाँ जहाँ दुनिया में विमेन लेड डेवलपमेंट हुआ है, या जहाँ जहाँ विमेन लीडरशिप हमें देखने को मिली है, वहाँ डेवलपमेंट का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सामने आया। मेरे सामने एक ऐसी मिसाल है जो दुनिया की हर कौम उसे मानती है। न्यूजीलैंड की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी जेसिंडा, उन्होंने जो काम करके दिखाया, और न्यूजीलैंड का जो हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना आगे मकाम आ गया, उनकी वजह से, उनकी कोशिशों की वजह से। और इसी तरीके से कोरोना में जो उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन काम करके दिखाया, और इस तरह से दूसरे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, क्राइसिस को दूर करने में, तो मेरा ख्याल है कि जहाँ, और इससे पहले हमारे हिंदुस्तान में आप रज़िया सुल्ताना की मिसाल देखें, उन्होंने तो यहाँ की लीडरशिप में, हिंदुस्तान की क़यादत में एक बुनियादी भूमिका निभाई थी। और उन्हीं के एग्जाम्पल को देख करके दूसरी बहुत सारी लीडर्स पैदा हुई, चाहे वो बांग्लादेश की शेख हसीना हों या पाकिस्तान की बेनज़ीर भुट्टो हों। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रज़िया सुल्ताना ने जो मिसाल कायम की थी, फिर बहुत बाद में आप देखें इंदिरा गांधी हैं, और भी दूसरी जो लीडिंग पोजीशंस पे आई हैं विमेन, तो उन्होंने दरअसल एक इस मिसकॉन्सेप्शन को दूर किया है, जो कहीं ना कहीं हमारी मिस रीडिंग का नतीजा है। हमारे कुछ धार्मिक टेक्स्ट हैं, हर ग्रंथ में कुछ ऐसे होते हैं जिनका मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया गया है। मिसाल के तौर पे एक हदीस को बड़ा गलत तरीके से मशहूर कर दिया गया। एक आयत है जिसके माने ये हैं कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कुरान की एक आयत है जिसके माने ये हैं कि मेन आर सपोर्टर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ वीमेन, लेकिन उसका मतलब ये बता दिया गया कि मर्द औरतों के हाकिम हैं। इसी तरीके से एक हदीस ये मशहूर कर दी गई कि उस कौम की कभी भी कोई तरक्की नहीं हो सकती जिस कौम की रहनुमा औरत होगी। तो ये जो मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है, ये किया रिलीजियस माफिया ने किया है, ये काम धार्मिक, उन सो कॉल्ड धार्मिक गुरुओं ने किया है जो
पुरुषवादी सोच के और मेल शाविनिस्टिक सोच के हामिल थे। अब IF20 ने, इंटरफेथ फोरम 20 ने और G20 के W20 ने इस जिहत में, इस दिशा में एक पेशरफ्त, एक पहल की है कि औरतों के बारे में इस मिसकॉन्सेप्शन को दूर किया जाए कि वो जब लीडर्स बनती हैं, वो जब कहीं नेतृत्व इख्तियार करती हैं, लीडरशिप इख्तियार करती हैं, तो वो कौम, उनकी कौम पीछे चली जाती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। चाहे न्यूजीलैंड की मिसाल हो या और दूसरी बहुत सारी मिसालें हों, जैसे सऊदी अरेबिया ने जब विमेन को फ्रीडम देना शुरू किया, तो आज देखिए कि उनके यहाँ साइंटिस्ट विमेन पैदा हो रही हैं, उनके यहाँ स्पेस तक जाने की बात हो रही है, स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया गया है। हमारे यहाँ कश्मीर में उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। कश्मीर में जब तक विमेन राइट्स को कर्टेल करके रखा गया था, तो जो लॉफुल परसूट्स हैं, जो डेवलपमेंटल सेक्टर्स हैं, वहाँ विमेन का रोल उतना अहम नहीं था। अब आप देखिए हर फील्ड में विमेन सामने आ रही हैं, UPSC में आ रही हैं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, वो विमेन लेड बहुत ही शानदार तरीके से होता है। जी बिल्कुल, राजनीतिक मजबूती के साथ साथ शांति, सुरक्षा और जिस तरह की हम सद्भावना की बात करते हैं, उसमें महिलाओं की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब हम स्पिरिचुअल इकोलॉजी की बात कर रहे हैं IF20 के तहत, तो वाकई महिलाओं की भूमिका इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जितनी भी कोशिशें G20 के माध्यम से हो रही हैं, उनका असर पूरे वैश्विक स्तर पर नज़र आएगा। नमस्कार।